अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है थर्मल ऑक्सीडेशन इन आईसी फैब्रिकेशन इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 10 है। इसका ए पार्ट है थर्मल ऑक्सीडेशन इन इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप लोगों को इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको फैब्रिकेशन का पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट में फैब्रिकेशन क्या होती है। अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक हुआ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखें, इसको हम डायग्राम की इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। पहले इसकी यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो हमारे पास ये प्रोसेस है। तो ये डायग्राम है हमारे पास, जो बेसिकली इस डायग्राम को हम देखते हुए आज एक्सप्लेन करेंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो हम डिफिनेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास डायग्राम है। ओके, तो क्वेश्चन डेफिनेशन ये होना चाहिए कि हम थर्मल जो ऑक्सीडेशन हम इंटीग्रेटेड सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो इसका सिंपल वर्ड्स में आंसर यही है कि फेवर के ऊपर, किसके ऊपर फेवर। अब फेवर क्या बला है, इसको आप लोगों का पिछली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक दफ़ा आप देख लें। फेवर के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, किसकी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, फॉर्म करने के लिए हम थर्मल ऑक्सीडेशन, कई मेथड्स हैं, उनमें से एक थर्मल ऑक्सीडेशन मेथड होता है। ओके, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन टू क्रिएट अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर ऑन द सिलिकॉन फेवर या सिलिकॉन सरफेस कह लें। ओके, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स सिलिकॉन ऑन अ फेवर इनटू अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यानी कि वही सिंपल सी बात है कि इसको फेवर के ऊपर तह जमाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। अब ये इसको हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ डायग्राम की मदद से इसको हम देखते हैं कि डायग्राम में देखें, ये पायरोमीटर है। ओके, क्या है, पायरोमीटर है। इस पायरोमीटर को कह यूज़ कर लें या थर्मोकपल का यूज़ कर लें, एक ही बात है दोनों का। यहाँ के हम इसकी जगह हम थर्मोकपल भी यूज़ कर सकते हैं। अब पायरोमीटर का जो बेसिक पर्पज वो होता है कि टू मेजर द टेम्परेचर विदाउट टचिंग द फिजिकल फर्नेस। यानी कि जो मेरे पास इसको बगैर फिजिकल टच किए हुए ये पायरोमीटर क्या टेम्परेचर को मेजर करता है। बेसिकली पायरोमीटर की दो टाइप्स होती हैं, ऑप्टिकल होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड एक पहली होती है ऑप्टिकल, दूसरी होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हम रेडिएशन भी कहते हैं। है वो हम डिटेल में नहीं जानना चाह रहे, सिंपल यही है कि पायरोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इधर यूज़ होता है। तो अब ये हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये वाला गैस इनलेट है, वाटर इनलेट है, वाटर आउटलेट है, गैस इनलेट है। तो ये बेसिक पर्पज क्या होता है कि इधर हम ऑक्सीजन मतलब गैस, और वाटर मतलब H2O, इधर हम इंटर भी करते हैं और बाहर भी निकालते हैं। वो अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी में वो किस तरह करते हैं। तो इसी में बेसिक पोर्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन मतलब गैस, वाटर मतलब H2O हम इधर इंटर करते हैं या लीव करते हैं। उसके बाद आ जाता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फर्नेस आ जाता है, हीटर आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होता है, ये देखें। जो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ये एक्चुअली टंगस्टन वायर्स की बनी होती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो मेरे पास ये वाली वायर्स है ना, ये वाली, ये टंगस्टन वायर्स हैं। ओके, इसको हम इलेक्ट्रिक फर्नेस का भी नाम देते हैं। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फर्नेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, ये अफोर्डेबिलिटी होता है, ये लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, ये रेडीली अवेलेबल फ्यूल सोर्स के तौर पर भी बिहेव करता है, वैसे ये इम्प्रूव सेफ्टी के तौर पर बिहेव करता है। लेकिन इसका जो यहाँ पर्पज़ वो ये है कि ये फर्नेस इधर बिहेव करती है एज अ डिवाइस के तौर पर, जो कि हीट को जनरेट करती है, इसको हीट को जनरेट करती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इधर इलेक्ट्रिक फर्नेस का किरदार होता है वो ये होता है कि टेम्परेचर को मुहैया करता है या हीट को मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं हीटर को, ये जो हमारे पास हीटर है, इन हीटर को ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली मुहैया करता है, टेम्परेचर मुहैया करता है, हीटर मुहैया करता है। और फिर ये जो हीटर्स होते हैं, ये वाले हीटर्स जो ये वाले हैं, ये हीटर क्या करते हैं, इसका बेसिक पर्पज होता है टेम्परेचर को इस्टेब्लिश करना। कि जो फर्नेस है, फर्नेस में जो वो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है या होने जा रहा है,
उसमें जो टेम्परेचर को मेंटेन इस्टेब्लिश करना भी इस हीटर का काम होता है। और हम जानते हैं कि इस थर्मल ऑक्सीडेशन में जो टेम्परेचर होता है वो वेरी हाई होता है, यानी कि बहुत 800 से लेकर 1000 सेल्सियस स्केल के दरमियान यहाँ टेम्परेचर होता है। अब उसके बाद आ जाता है मेरे पास कैसेट आ जाता है, और ये कैसेट और लोडर आ जाता है। ओके, ये कैसेट है, ये वाला कैसेट है, और ये कैसेट लोडर है। अब अगर देखें कि जो हमारे पास ये कैसेट है, इसका जो बेसिक पर्पज इधर है वो ये है कि टू सिलिकॉन फेबर को हाई टेम्परेचर पर हार्ड रखना होता है। यानी कि ये देखें ना, जो ये कैसेट है ये वाला, इसका जो बेसिक पर्पज वो ये होता है कि जो सिलिकॉन फेवर है उसको जो हाई टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं 800 से लेकर 1000 के दरमियान, उसको मेंटेन करना होता है, हीट कर इस्टेब्लिश करना होता है वैसा का वैसा ही, ताकि कम या ज़्यादा ना हो। और जो हमारे पास ये कैसेट लोडर है, इसका जो बेसिक पर्पज होता है वो ये होता है कि टू हेल्ड द फेवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, के जो प्रोसेस के दौरान जो इधर फेवर्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश मेंटेन रखने के लिए जो होता है ना कैसेट लोडर, वो यहाँ वर्क कर रहा होता है। और वाटर हम जानते हैं ये H2 होता है, कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन के लिए में अब हम टू टाइप्स देखेंगे ना ऑक्सीडेशन की, एक होती है वेट, एक होती है ड्राई। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है ड्राई ऑक्सीडेशन है, वेट ऑक्सीडेशन। अभी हम इसको देखते हैं। ओके, तो वाटर भी उसी पर्पज़ के लिए, यानी कि ऑक्सीडेशन पर्पज़ के लिए इधर हम वाटर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लीन बेंच। अब ये क्लीन बेंच जब ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इस केमिकल खास तौर पर इस वेट ऑक्सीडेशन में ये हमारे पास अनवांटेड मटेरियल होता है। हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत होती है, जो कि इसमें सिर्फ यही बनता है ड्राई ऑक्सीडेशन में, लेकिन इसमें ये इजाफी आ जाता है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम ये जो है क्लीन बेंच का इस्तेमाल करते हैं। अब वैक्यूम पंप आ जाता है, तो वैक्यूम पंप का इधर पर्पज़ क्या होता है कि जब हम हाई टेम्परेचर पर कोई केमिकल रिएक्शन या कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो इधर स्पेस क्रिएट हो जाती है वैक्यूम। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए, ताकि हमारा प्रोसेस, हमारा वर्क है वो बिल्कुल सही तरीके से चलता रहे, करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम वैक्यूम पंप का सहारा लेते हैं। तो अब ये तो होगी ना सिम बातें इसके स्ट्रक्चर के मतलब। अब हम देखते हैं क्या होता है कि जब हम इस यहाँ से जो हमारे पास गैस इनलेट, इसके थ्रू जब हम गैस इसके अंदर इंटर करते हैं, ओके, गैस इंटर करते हैं, तो हम जानते हैं इधर वाटर मौजूद है। इधर से वाटर इंटर कर लें या पहले से वाटर मौजूद है, वो अब कंडीशन पर डिपेंड करता रहेगा, है ना, कि क्या क्या कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट वो। लेकिन जनरल बात ये है कि जब हम गैस का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को इसके अंदर इंटर करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है और जो वाटर होता है वो क्या करते हैं, यानी कि जो इधर फेवर होता है, सिलिकॉन होता है, गैस और सिलिकॉन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एज हमारे पास क्या बन जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और यही हम चाहते हैं। ये ऑक्सीजन गैस इनलेट के थ्रू इधर इंटर हुआ, इसके इंटर हुआ, इधर हमारे पास सिलिकॉन फेवर्स है ये हमारे पास। ओके, तो अब ये सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगी गैस, यानी कि ऑक्सीजन, तो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है हमें। ओके, तो ये हमें मिल जाएगी, जिसको हम हमारे को कहते हैं, हम ड्राई ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन जब हम गैस की बजाय जो वाटर होती है उसको इंटर करते हैं इसमें, तो जो मेरे पास होती है ये सिलिकॉन के साथ जब वाटर ये रिएक्शन करते हैं, तो मेरे पास ये बनता है। अब हमें ये रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमें मिल जाती है। अब ये अनवांटेड होती है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, क्लीन बेंच के थ्रू इसको रिमूव कर देते हैं। डन हो गया। तो इसमें एक ये देखे पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ना एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा खुद। तो कि जब ये देखें कि 0.44 माइक्रोमीटर सिलिकॉन कंज्यूम हो जाता है, यानी कि फैब्रिकेशन प्रोसेस में, कि जब भी हम फैब्रिकेशन प्रोसेस करते हैं, फैब्रिकेशन प्रोसेस की मेथड्स लिखे हुए हैं, इस थर्मल ऑक्सीडेशन में जो मेरे पास सिलिकॉन होती है वो कंज्यूम हो जाती है। यानी कि जब भी रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन या ये वाला रिएक्शन होता है, तो 0.44 माइक्रोमीटर जो सिलिकॉन होता है वो कंज्यूम हो जाती है, यानी कि रिमूव हो जाती है, एक तरह की ये कह लें। ओके, तो यही आज का इतना सा टॉपिक था। और अब हमें ये भी इस बात का इधर मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो मेरे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ओके, यानी कि किधर गया पेज, कि ये देखें ना, ये जो हम इधर बना रहे होते हैं ये वाला सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अब ये बिहेव कर रहा होता है एज अ इंसुलेटर के तौर पर।
किस बात का हम बताएंगे। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि जो हमारा ये सब स्ट्रेट है, ये इसको हम पी टाइप का बनाना चाहते हैं या एन टाइप का बनाना चाहते हैं। अगर एन टाइप का बनाना चाहते हैं तो इस पर फिर हम पेंटावैलेंट का एक एक्सरे करेंगे। अगर हम चाहते हैं ट्राइवैलेंट बने तो हम सब सॉरी पी टाइप का बने तो हम ट्राइवैलेंट एटम को ऐड करेंगे एज ए इम्प्योरिटी के तौर पर। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक है।